जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के मनोविज्ञान चैप्टर 1 के बचे हुए तथ्यों पर चर्चा करेंगे। मनोविज्ञान पाठ 1 जिसका नाम है मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं तथा मूल्यांकन, बुद्धि के प्रकार और बुद्धि मापन की प्रणालियां। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बुद्धि परीक्षण के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। बुद्धि परीक्षण मतलब बुद्धि की जांच। बुद्धि का परीक्षण कैसे होगा, बुद्धि के परीक्षण के कितने प्रकार हैं, इस बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जान लें कि बुद्धि परीक्षण का मतलब होता है बुद्धि की जांच करना। और बुद्धि परीक्षण पर काम करने वाले जो पहले मनोवैज्ञानिक थे वो थे विलियम वुंट। क्योंकि विलियम वुंट ने 1879 ईस्वी में जर्मनी के लिपजिंग नामक शहर में प्रयोगशाला की स्थापना किया था और उस प्रयोगशाला में बुद्धि मापने का काम किया था। उसके बाद गाल्टन ने 1832 ईस्वी में लंदन में एक प्रयोगशाला की स्थापना करके बुद्धि परीक्षण किया था। और गाल्टन ने अपने प्रयोगशाला में 97 व्यक्ति के बुद्धि के परीक्षण करने का काम किया था। उसके बाद 1938 ईस्वी में एसकी वरल नामक एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले मंद बुद्धि के बालकों की पहचान करने का काम किया था। और मंद बुद्धि के बालकों को भी कई कैटेगरी में, कई श्रेणियों में बांटा था। तो आइए चर्चा करते हैं कि बुद्धि परीक्षण के कितने प्रकार हैं। तो सामान्यतः बुद्धि परीक्षण के जितने भी प्रकार हैं उन प्रकारों को हम एक आधुनिक और एक प्राचीन दो वर्गों में बांटे। तो बुद्धि परीक्षण के जो प्राचीन वर्गीकरण है वह है एक सामान्य वर्गीकरण और दूसरा एकांशों के आधार पर वर्गीकरण। सामान्य वर्गीकरण के अनुसार बुद्धि परीक्षण के दो प्रकार हैं। बुद्धि के जांचने के दो तरीके हैं। पहला व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, दूसरा सामूहिक बुद्धि परीक्षण। मन में प्रश्न होगा कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण क्या है। तो एक शिक्षक एक ही बच्चा का, एक शिक्षक हो और शिक्षक एक ही छात्र से खड़ा कराकर या बैठाकर उसकी बुद्धि की, उसकी मानसिक योग्यता की जांच करता हो तो उसे हम व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के नाम से जानते हैं। दूसरा है सामूहिक। सामूहिक का मतलब होता है समूह में, एक वर्ग में अगर 40 बच्चे हैं तो 40 बच्चों से एक ही बार शिक्षक प्रश्न कर देता है। जैसे बिना किसी का नाम लिए शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं और प्रश्न करते हैं कि बताओ भारत के राष्ट्रपति कौन है। यदि शिक्षक ने किसी खास बच्चे का नाम नहीं लिया तो सामूहिक रूप से बच्चा उत्तर दे देते हैं। जैसे मान लो कि वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति महामहिम श्री रामनाथ कोविंद है। लेकिन हो सकता है कि कक्षा में 40 बच्चे बैठे हों, उसमें 10 ऐसा भी बच्चा हो, बोला तो जोर से हो लेकिन उसे याद ना हो। तो एक व्यक्ति से अगर बुद्धि की जांच की जाए तो उसे व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, लेकिन कक्षा में बैठे सभी बच्चों से सामूहिक रूप से बुद्धि की जांच की जाए तो इसे हम सामूहिक बुद्धि परीक्षण के नाम से जानते हैं। दूसरा एकांश के आधार पर। तो एकांश के आधार पर बुद्धि परीक्षण के दो प्रकार हैं। पहला है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण को हम वाचिक बुद्धि परीक्षण के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण को हम अवाचिक बुद्धि परीक्षण के नाम से भी जानते हैं। मन में प्रश्न होगा कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण या वाचिक बुद्धि परीक्षण क्या है। तो शब्दों के द्वारा
शब्दों के द्वारा बोलवा कर अगर किसी बच्चे से उसकी बुद्धि की जांच की जाती है तो इसे हम शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के नाम से जानते हैं। और अशाब्दिक क्रिया करा करके, एक्टिविटी करा करके अगर किसी बच्चे के बुद्धि की जांच की जाए तो इसको हम अशाब्दिक या अवाचिक मतलब बिना बोले बुद्धि परीक्षण के नाम से जानते हैं। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के दो प्रकार हैं, एक व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और एक शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। मतलब अगर एक व्यक्ति से कुछ प्रश्न पूछकर अगर उसके बुद्धि की जांच कर ले तो उसे हम व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहेंगे। लेकिन पूरे समुदाय से, पूरे समूह से कुछ प्रश्न पूछकर सामूहिक रूप से उत्तर जान लेते हैं तो इसे हम अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण के नाम से जानते हैं। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के भी दो ही प्रकार है, एक में होगा व्यक्तिगत और दूसरा है सामूहिक। मतलब एक व्यक्ति से अगर मौखिक क्रिया करा करके, एक व्यक्ति से अगर किसी प्रकार की एक्टिविटी या क्रिया करा करके बुद्धि की जांच कर ले तो अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कहेंगे। और पूरे समुदाय से कोई क्रिया करा करके उसके बुद्धि की जांच कर ले तो अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण के नाम से जानते हैं। तो ये हो गए बुद्धि के प्राचीन प्रणालियां। अब है बुद्धि के आधुनिक परीक्षण या बुद्धि के आधुनिक सिद्धांत। तो आपको बता दें बुद्धि परीक्षण के जो आधुनिक सिद्धांत है वह है पास एलोंग परीक्षण। बुद्धि के पास एलोंग परीक्षण, इस विधि का विकास अलेक्जेंडर ने 1932 ईस्वी में किया था। बुद्धि के जो आधुनिक सिद्धांत है उसमें है पास एलोंग परीक्षण, वेसलर का व्यापक बुद्धि परीक्षण, जलोटा टंडन बुद्धि परीक्षण, रावेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज और संस्कृति मुक्ति परीक्षण। तो ये है बुद्धि परीक्षण के आधुनिक प्रकार। अब है तो पास एलोंग बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया, कब किया? तो पास एलोंग बुद्धि परीक्षण का निर्माण अलेक्जेंडर ने 1932 में किया। और पास एलोंग बुद्धि परीक्षण के द्वारा हम 7 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के उम्र के बच्चों की बुद्धि की जांच कर सकते हैं। दूसरा है वेसलर का व्यापक बुद्धि परीक्षण। तो वेसलर के व्यापक बुद्धि परीक्षण का निर्माण वेसलर नामक मनोवैज्ञानिक ने 1955 ईस्वी में किया। और वेसलर बुद्धि परीक्षण के द्वारा या वेसलर के व्यापक बुद्धि परीक्षण के द्वारा हम 16 वर्ष से लेकर 64 वर्ष तक के उम्र के व्यक्ति के बुद्धि की हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद है जलोटा टंडन बुद्धि परीक्षण। जलोटा टंडन बुद्धि परीक्षण का निर्माण जलोटा टंडन नामक मनोवैज्ञानिक ने किया था, 1952 ईस्वी में किया था। जलोटा टंडन बुद्धि परीक्षण में 100 प्रश्न होते हैं और 100 प्रश्न को हल करने के लिए 25 मिनट का समय दिया जाता है। लेकिन ये जो 100 प्रश्न होते हैं उसमें 9 प्रकार के प्रश्न होते हैं। मतलब 9 प्रकार के 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और 25 मिनट में उत्तर देने को कहा जाता है। अगर बच्चा 25 मिनट में 9 प्रकार के 100 प्रश्नों का उत्तर दे दिया तो उस बच्चा को जीनियस माना जाता है। और जैसे जैसे प्रश्नों के उत्तरों की संख्या कम होती जाती है उसके बुद्धि लब्धि का स्तर भी क्रमशः कम होता जाता है। उसके बाद रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज बुद्धि परीक्षण के इस विधि की खोज 1938 में रेवेंस नामक मनोवैज्ञानिक ने किया था। और रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज बुद्धि परीक्षण के द्वारा छोटे बच्चे और वयस्क व्यक्ति के बुद्धि की हम जानकारी लेते हैं। उसके बाद संस्कृति मुक्ति परीक्षण। संस्कृति मुक्ति परीक्षण जो बुद्धि परीक्षण की एक आधुनिक प्रकार है, इसका विकास कैटल नामक मनोवैज्ञानिक ने किया था। और कैटल ने संस्कृति मुक्ति परीक्षण में प्रश्नों को 3 श्रेणी में बांटा। पहला छोटे बच्चों के लिए, उसके बाद किशोरों के लिए, उसके बाद वयस्कों के लिए। मन में एक प्रश्न होगा तो बुद्धि परीक्षण की क्या उपयोगिता है? बुद्धि जांच करने से क्या फायदा होगा? क्या बिना बुद्धि की जांच किए हम कोई काम नहीं कर सकते हैं? तो आपको बता दें कि बुद्धि परीक्षण का एक बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में
या शिक्षक के लिए या बच्चा के लिए या अभिभावक के लिए, सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। बुद्धि परीक्षण बच्चा के लिए, शिक्षक के लिए, अभिभावक के लिए, माता पिता के लिए, सबके लिए जरूरी है। मन प्रश्न होगा तो बुद्धि परीक्षण की क्या उपयोगिता है, बुद्धि परीक्षण से क्या लाभ है? तो पहला लाभ है सर्वोत्तम बालक के चयन करने में। जो सबसे बढ़िया बालक कौन है, अगर यह पता लगाना है तो आपको बुद्धि का जांच करना पड़ेगा। पिछड़े बालकों के चुनाव में कमजोर बालक कौन है, तो कमजोर बालक के चुनाव करने में भी बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता है। और बुद्धि परीक्षण एग्जाम के द्वारा लेते हैं, परीक्षा के द्वारा लेते हैं। जो उसको अच्छा नंबर आएगा उसको ए वर्ग में रखेंगे, जो कम आएगा, जो सबसे कम आएगा उसे सी डी ई नीचे में रख देंगे, ताकि वहां समान उम्र के समान बौद्धिक स्तर के बच्चे मिलते हैं। उसके बाद अपराधी और समस्याग्रस्त बालक के सुधार के लिए, जो बच्चा अपराधी होगा, जो विभिन्न प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होगा, तो उनके समस्या के समाधान के लिए भी बुद्धि परीक्षण का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। बालकों के वर्गीकरण के लिए कौन बालक किस क्षेत्र में जाना चाहता है। बालक पढ़ लिख कर शिक्षक बनना चाहता है, सरकारी नौकरी करना चाहता है, स्वयं का बिजनेस करना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है या साइंटिस्ट बनना चाहता है। इस बात की जानकारी हमें बुद्धि परीक्षण से ही मिलती है। बिना बुद्धि परीक्षण किए हम बच्चे को यूं ही अगर इस कंपटीशन के मैदान में छोड़ देते हैं तो वह दौड़ते दौड़ते थक जाएगा और पता चलेगा उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। और इसी बुद्धि परीक्षण का हमारे अपर क्लास के लोग फायदा उठा करके अपने बच्चों को उसी दिशा में भेजते हैं जिस दिशा में उस बच्चे की क्या होती है, रुचि होती है। नहीं तो हम मिडिल क्लास वाले लोग बच्चों से उसकी इच्छा को नहीं पूछते और अपनी इच्छा को उस पर थोपने का प्रयास करते हैं। इसमें बच्चे 100% असफल ही होते हैं, 1% सफल होते हैं तो अपवाद माना जाता है। उसके बाद बालकों को क्षमता के अनुसार कार्य देने में बुद्धि परीक्षण के द्वारा हम यह जान लेते हैं कि किस बालक की क्षमता क्या है, वह किस प्रकार के काम को कितना देर में कर सकता है। तो बालकों के क्षमता के अनुसार काम देने में बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता है। बालकों के विशिष्ट योग्यता की पहचानने के लिए कि किस बालक में कौन सी विशेष योग्यता है, यह पता लगाना है तो बुद्धि परीक्षण करना पड़ेगा। बालकों के व्यवसायिक परीक्षण में कौन सा बालक किस व्यवसाय को करना चाहता है, तो सिर्फ व्यवसाय भी करके वह बच्चा रेडीमेड का कारोबार करना चाहता है, आभूषण का कारोबार करना चाहता है, लोहा का कारोबार करना चाहता है, शूटिंग शटिंग का कारोबार करना चाहता है, मतलब किस प्रकार के कारोबार करना चाहता है, इसके परीक्षण में भी बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता है। भावी सफलता के ज्ञान में बच्चा भविष्य में क्या करेगा, बच्चा भविष्य में क्या करेगा, यह जानने के लिए भी हमें बुद्धि परीक्षण सहयोगी होता है। और अपव्यय के निराकरण में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बच्चा पर हम यूं ही व्यय कर रहे हैं, हम ये नहीं जान रहे हैं कि बच्चा की रुचि क्या है। जैसा कि आप 3 इडियट्स सिनेमा में देखें, वहां दिखाया गया है कि बच्चे की रुचि एक फोटोग्राफर में, लेकिन उसके फादर अपने सिद्धांत को थोपने का प्रयास करता है। जो बच्चा हर बार एग्जाम में असफल होता है, लेकिन अपने मित्र की सलाह पर अपने मन की भावनाओं को अपने पिता के सामने कहता है, और वह जिसे फोटोग्राफर में रुचि होती है उसमें वह बुलंदी को या बड़ी उच्च सफलता हासिल करता है। तो अपव्यय की बच्चा उस क्षेत्र में जाना नहीं चाहता है, लेकिन गार्जियन अगर जबरदस्ती उस क्षेत्र में भेजना चाहते हैं, बच्चा असफल होता है, तो वहां जो खर्च हुआ गार्जियन को उससे निराकरण के लिए बुद्धि परीक्षण जरूरी है। अब बुद्धि लब्धि की संकल्पना कि बुद्धि लब्धि का हम पता कैसे लगाएंगे, हम कैसे जानेंगे कि किस व्यक्ति की बुद्धि कितनी है। तो आपको बता दें कि बुद्धि लब्धि की संकल्पना मतलब क्या है। तो बुद्धि लब्धि क्या है, तो बुद्धि लब्धि एक व्यक्ति की एक मानसिक योग्यता है जिसे यह पता चलता है कि बालकों के बुद्धि का विकास किस दिशा में हो रहा है। तो बालकों के बुद्धि के विकास की दिशा का पता लगाने के लिए हम बुद्धि लब्धि के संकल्पना पर विचार करते हैं।
और आपको बता दें कि मानसिक आयु का विचार या मानसिक आयु के संप्रत्यय का विचार सबसे पहले बीने महोदय ने दिया था। लेकिन बुद्धि मापने के लिए आईक्यू, इंटेलिजेंस क्वार्टाइल, मतलब बुद्धि मापने के लिए बुद्धि लब्धि, जिसे अंग्रेजी में आईक्यू कहते हैं, आईक्यू टर्मन महोदय ने दिया था। और बुद्धि लब्धि मापने के लिए बुद्धि लब्धि का सूत्र आईक्यू टर्मन महोदय ने दिया था। और टर्मन महोदय ने बुद्धि लब्धि का पता लगाने के लिए जो सूत्र दिया था उसका नाम है बौद्धिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। इसको अंग्रेजी में कहते हैं मेंटल एज बटा रियल एज। मतलब इसको हम लिख सकते हैं MA बटा RA। MA का मतलब हो गया मेंटल एज, RA का मतलब हो गया रियल एज गुणे 100। मन में प्रश्न होगा कि हम कैसे निकालें, बौद्धिक आयु कैसे निकालेंगे, क्योंकि वास्तविक आयु तो सबको पता है कि आप कितने वर्ष के हैं, इस बात की जानकारी आपको है। लेकिन बौद्धिक आयु की जानकारी, बौद्धिक आयु का अनुमान कैसे लगाएं। तो मान लो कि एक बच्चा है जिसका उम्र है अभी 8 साल। तो 8 साल उम्र है, इसका मतलब होगा उसका जो रियल उम्र है वो कितना हो गया, 8 साल हो गया। माने हर में कितना होगा, 8 होगा, और गुणे 100, ये तो यहां पर दिया गया है वास्तविक आयु, तो वास्तविक आयु मान लो 8 है, गुणे 100। लेकिन बौद्धिक आयु कैसे पता चलेगा। तो 8 साल के बच्चे किस क्लास में पढ़ते हैं, तो 8 साल के बच्चे तीसरी या चौथी कक्षा में पढ़ते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 6ठे वर्ष में प्रथम, 7वें में द्वितीय और 8वें वर्ष में तृतीय क्लास में बच्चे पढ़ते हैं। तो मान लिया जो बच्चा 8 वर्ष का होगा वह तीसरा कक्षा में होगा, तीसरी क्लास में होगा। तो तीसरी क्लास का सिलेबस क्या है, तो तीसरी क्लास के सिलेबस से हम प्रश्न को उठाएंगे। बच्चा अगर तीसरी क्लास के सभी प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम है तो हम मान लेंगे कि उस बच्चे का बौद्धिक आयु भी 8 साल है, क्योंकि रियल आयु 8 साल है, तीसरा में पढ़ता है और तीसरा के सभी प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम है। मान लो तीसरा में वह बच्चा है लेकिन तीसरा के सभी प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम नहीं है, तो उससे हम दूसरी कक्षा के प्रश्न को करेंगे। मान लो यदि वह दूसरी कक्षा का प्रश्न दे पाता है, तीसरी का नहीं दे पाता है, तो दूसरी का देता है तो यहां पर हम लिख देंगे 7 साल। लेकिन मान लो कि वह दूसरी का भी नहीं उत्तर दे पाता है तो हम पहली कक्षा के प्रश्न करेंगे, यहां लिख देंगे कितना, 6 साल। तो बौद्धिक आयु का हम पता कैसे लगाएंगे, तो बच्चा जिस क्लास में पढ़ता है उस क्लास के, उसके उम्र के हम प्रश्न को करेंगे। लेकिन मान लो कि बच्चा की उम्र 8 साल है और वह बच्चा 5वीं कक्षा के प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम है। 5वीं कक्षा के 50% से अधिक प्रश्नों का उत्तर दे देगा। तो बच्चा है का वास्तविक उम्र 8 साल है जो तीसरा कक्षा के बराबर है, लेकिन वह उत्तर देता है 5वां का, तो 5वीं कक्षा के बच्चे का उम्र होता है लगभग 10 साल। तब यहां क्या करेंगे, अब यहां क्या हो गया, बौद्धिक आयु बच्चा तो है रियल में तीसरा 8 वर्ष का, लेकिन वह 5वीं कक्षा के प्रश्न का उत्तर देता है, तो उसका बौद्धिक आयु हो गया 5वीं कक्षा के बराबर, मतलब 10 साल। तो 10 बटा 8 गुणे 100। अब इसको हम काटेंगे तो 2 चौका 8 और 25 चौका 100, 5 दूना 10, तो 25 दूना 50। मतलब ऐसे काट लेंगे और काटने के बाद जो इसका भागफल प्राप्त होगा वही भागफल बच्चे की क्या कहलाएगी, बुद्धि लब्धि कहलाएगी। अब प्रश्न है तो बौद्धि लब्धि का पता लगाने के लिए प्रश्नावली कि कितना बुद्धि लब्धि होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, किस श्रेणी में रखेंगे। तो बौद्धिक आयु का पता लगाने के लिए प्रश्नावली जिसने तैयार किया उसका नाम था बीने। बुद्धि लब्धि का पता लगाने के लिए प्रश्नावली का निर्माण बीने महोदय ने किया था। और आपको बता दें बीने महोदय के प्रश्नावली में जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 140 से ज्यादा होता है वह बच्चा प्रतिभावान मतलब जीनियस कहलाता है। जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 120 से 140 के बीच होता है वह बच्चा प्रखर बुद्धि का कहलाता है। जिस बच्चे का बुद्धि लब्धि 110 से 120 होता है वह वरिष्ठ बुद्धि का होता है। और जिस बच्चे का बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच होता है वह औसत बुद्धि का होता है। और जिस बच्चे का बुद्धि लब्धि 80 से 90 के बीच होता है
वह मंद बुद्धि का होता है, माने सुस्त होता है। और जिस बच्चे का बुद्धि लब्धि 70 से 80 के बीच होगा वह छिन्न बुद्धि का होगा। और जिस बच्चे का बुद्धि लब्धि 50 से 60 के बीच में होगा वह मूर्ख होगा। और जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 20 से 25 होगी वह जड़ होगा, मतलब महामूर्ख होगा। तो ये बुद्धि लब्धि का जो तालिका है, जो प्रश्नावली है, यह बीने महोदय ने बनाया था। और बुद्धि लब्धि पर, बच्चे की बुद्धि पर किसका प्रभाव पड़ता है? तो बुद्धि लब्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। यह बात अर्नोल्ड गैसल महोदय ने कहा था, लेकिन गाल्टन महोदय ने 97 व्यक्तियों पर परीक्षण करके यह पाया कि बुद्धि लब्धि पर केवल वंशानुक्रम का प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि बुद्धि लब्धि पर वंशानुक्रम के साथ साथ पर्यावरण का भी प्रभाव पड़ता है। कि आप जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं आपकी बुद्धि वैसे ही होगी, और आपके माता पिता, आपके परिवार के लोगों का जो शैक्षणिक माहौल जैसा होगा, बौद्धिक माहौल जैसा होगा, माता पिता जिस प्रकार की बुद्धि को होंगे, आपकी बुद्धि पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। अब है बुद्धि मापन की प्रणालियां कौन कौन है? तो बुद्धि मापन की 3 प्रणालियां हैं। मतलब बुद्धि का वर्गीकरण हम प्रशासन के आधार पर, भाषा के आधार पर और नमूना के आधार पर किए हैं। प्रशासन के आधार पर व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण पहले ही चर्चा कर दिए हैं, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। दूसरा है भाषा के आधार पर शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, और नमूना के आधार पर गति बुद्धि परीक्षण और शक्ति बुद्धि परीक्षण। ये बुद्धि परीक्षण के प्रमुख प्रकार है। इस तरह से मनोविज्ञान का चैप्टर नंबर 1 यहां पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग मनोविज्ञान के दूसरे चैप्टर लेके आएंगे। धन्यवाद।